टमाटर प्याज 70 रुपए किलो बिक रहे हैं। गोभी जो मन से खाता भी नहीं है वो यहाँ पर 100 रुपए बिक रही है। दूध के प्राइसेस तो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं और फ्रूट तो लग्जरी बन चुके हैं। इस साल की फूड इम्पोर्टेशन 11% तक बढ़ चुकी है। 11% आपकी कंपनी ने इम्प्लीमेंट भी नहीं दिया होगा। एक महीने में तो एफडी भी इतना इंटरेस्ट नहीं देती है जितने ये चीजें महंगी हो गई है। एक साल की एफडी भी रिटर्न इतना नहीं देती है जितने खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है। Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from the Q4 of the current financial year. हमारे देश में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, सैलरी उसकी आधी से भी नहीं मिलती। एक सैलरी डबिन आदमी की हालत ये हो रखी है कि सैलरी कब आती है और कहां जाने जाती है किसी को पता नहीं लगता। देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने। मिडिल क्लास लोगों का तो ऐसे काटा जा रहा है जैसे कि पहले तो भैया आप अपनी सैलरी में से 30% टैक्स दो, उसके बाद हर एक जरूरी चीज पे 18 से 20% का टैक्स दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर आप उससे भी और ज्यादा अगर आप सैलरी सेव करने का सोच रहे हो तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। यह सरकार किसके लिए चल रही? बदले में हमें क्या मिलता है? शहर हमारे गैस चैम्बर बन चुके हैं। भाई पानी की तो क्वालिटी ऐसी हो चुकी है कि ना बिना फिल्टर किए हमें उसे पी सकते हैं, ना नहा सकते और ना ही धो सकते हैं। खाने पीने की हर चीजों में मिलावट लाइफ एक्सपेंसेस भी कम होती जा रही है। बढ़ रही है तो सिर्फ दो चीजें, पहला है महंगाई, दूसरा है टैक्स। अगर आपको आज के टाइम में गाड़ी खरीदनी है तो सस्ते से सस्ती ऑल्टो भी आपको यहाँ पर 6.5 लाख रुपए में पड़ती है, जिसमें 30 से 40% तक सरकार को टैक्स चला जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आपको रोड पे गाड़ी चलानी है, बेशक आप गाड़ी तो रोड पे चलाओगे तो उस पर भी आपको अलग से टोल टैक्स देना पड़ेगा। और पेट्रोल के दाम, पेट्रोल ने लगभग हर एक शहर में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और रुपया भी उसी लाइन में लगा हुआ है। 30 से 40 ट्रिलियन जीडीपी बनाने के बड़े टारगेट को सेट कर दिया है, लेकिन रियलिटी यह है कि पिछले क्वार्टर में हमारी जीडीपी सिर्फ 5.4% है। एंड ओवरऑल बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6% है। RBI expected India's economy to grow by 7.2% in this financial year. That forecast has been cut to 6.6%. The inflation forecast has also been raised. इसलिए अर्बन कंजम्पशन कम हो चुकी है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बच ही नहीं रहा है। महंगाई बढ़ रही है तेजी से, लेकिन तनख्वाह घटती जा रही है। रूरल बिजनेस को देखो तो 2018 में से भी हम नीचे जा रहे हैं और रियल एस्टेट के तो इतने ज्यादा भाव बढ़ चुके हैं कि आज के में मिडिल आदमी यहाँ पर घर खरीदना तो दूर सोच भी नहीं सकता। इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास इज डाइंग। तो उसकी अर्थी उठाते हुए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आइए, सरकार के ओवरऑल रिपोर्ट के अनुसार हमारी देश की पूरी ओवरऑल इन्फ्लेशन 6.2%, जो कि आरबीआई की 4 से 6% वाली लिमिट को ब्रीच कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये मैनेजेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ महंगाई फील हो रही है, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो कि हमारी सबसे जरूरी चीज यानी कि हर रोज चीजें हम यूज करते हैं, हर रोज की जरूरत की चीजें जो कि गरीब से लेकर अमीर आदमी तक हर रोज उसे यूज करता है, जैसे कि सब्जियां, फल फ्रूट, दालें, कुकिंग ऑयल, ये सब महंगे होते जा रहे हैं। खुद सरकार का डेटा कहता है कि यहाँ पर ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन 6.2% है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो 11% को भी यहाँ पर टच कर चुका है। सब्जियों के दाम पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट रेट पर है। पिछले 1 साल में सब्जियां 42% से महंगी हुई। टमाटर प्याज जैसी सब्जी जो कि हर एक घर में खाई जाती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक घर में खाई जाती है, वो आज 70 रुपए किलो है। हमारे घर में जो खाना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल,
सोयाबीन ऑयल, उसका हम यहाँ पर 70% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन था, महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट सोयाबीन का प्रोड्यूसर है, जिसपे सरकार ने यहाँ पर 20% का सीधा सीधा टैक्स लगा दिया इंपोर्ट पे, ताकि महाराष्ट्र फार्मर्स को फायदा हो सके और उनके वोट इनको मिल सके। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर जो तेल वगैरह है उस पे यहाँ पर 13% से यहाँ पर बढ़ चुके हैं इसके भाव, और ये बाकी ऑयल्स में भी दिखा है। फॉर्च्यून का जो कच्चे होने का तेल जो 1.5-2 महीने पहले 140 रुपए में बिक रहा था, वो आज यहाँ पर 160 रुपए में बिक रहा है। ये सब चीजें सरकार का तो फायदा हो गया, फार्मर्स का तो फायदा हो गया, लेकिन जेब ढीली हमारी हो रही है। छठ के बाद भी यहाँ पर फ्रूट के भाव भी कम नहीं हुए, दिवाली के बाद भी कम नहीं हुए। नारियल पानी यहाँ पर दिल्ली में 70 रुपए बिक रहा है, 70 रुपए डजन केले बिक रहे हैं, और सेब 200 रुपए किलो में बिक रहा है। और ऐसे ही दालों का भाव भी पिछले महीने में से अभी तक 5 से 10 रुपए तक बढ़ चुका है। 5-10 रुपए अभी आपको ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जो आपके घर में राशन लेके आता है, आपके घर में जो बजट बनाता है, उसको पूछना 5-5, 10-10 रुपए की चोट कितनी भारी पड़ती है। और पिछले 2 साल में अमूल और मदर डेयरी ने भी अपने प्राइसेस कई बार इंक्रीज किए हैं, और अगर आप कहीं आसपास से गाय भैंस का दूध खरीदते हैं तो वो 10-20 रुपए ऊपर बेचते हैं, और इसकी वजह से 20% लोगों ने दूध पीना यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया है। 14% लोग सस्ते वाले दूध पे शिफ्ट हो गए। एक ग्राफ देखो, मार्च 2021 से दिसंबर 2023 तक का यहाँ पर ग्राफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले साल यहाँ पर यही ग्राफ 9.34% था, लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अक्टूबर में 10.87% पर पहुंच चुकी है इन्फेक्शन। 2021 में कोविड की यहाँ पर सेकेंड वेव थी, लेकिन फिर भी हमारी फूड एम्प्टीनेशन बहुत कम थी। हालांकि 2022 में रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये इन्फ्लेशन काफी ऊपर चला गया था, क्योंकि पेट्रोल के भाव बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा, इसलिए खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा महंगी हो गई। लेकिन फिर भी आप यहाँ नोटिस करो कि उस टाइम पर भी इतनी इन्फेक्शन नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच जब पहली बार यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उसके बाद वो आज भी यहाँ पर देखो आप उसी सिमिलर आपको प्राइस दिखेंगे उसी के लाइन के अंदर। जबकि आज यहाँ पर इंडिया रशिया से काफी सारा क्रूड ऑयल खरीद के यूरोप के देशों में काफी ज्यादा बेच के काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। एक कॉमन आदमी की जेब पर ये सब चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर दबाव डालते। एक तो पहले ही यहाँ पर खर्च ज्यादा होते हैं, और ऊपर से बचत भी नहीं हो पाती। जब पैसा बचेगा ही नहीं, तब आप खर्च कहां से करोगे, और जो खर्च होते हैं वो, और उसका नतीजा ये रहा कि हमारा जो अर्बन कंजम्पशन का जो रेट है वो उसका रेट काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। जैसे कि हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले जैसी कंपनियां हमको बता रही है कि पिछले कई टाइम से यहाँ पर, पिछले कई महीनों से यहाँ पर उनकी सेल्स काफी ज्यादा कम हो चुकी। उल्टा ये लोग इसका उल्टा सोच रहे थे, क्योंकि दिवाली के टाइम पर इनकी सेल बढ़ती है। कंपनीज का ये कहना है कि फूड इन्फेक्शन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, सैलरीज बहुत ज्यादा कम है, इसलिए रियल एस्टेट की भी प्राइसेस बढ़ती जा रही है, इसलिए वो लोन भी नहीं चुका पा रहे, इसलिए उनका खर्चा जो है वो बहुत कम कर दिया है उन्होंने। इसीलिए जो नॉन एस्टेनेंशियल आइटम है उस पर मिडिल क्लास की ओर से इस पे खर्चा नहीं किया जा रहा। इसके अलावा डाइनिंग आउट, फैशन, इस पर भी सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर तो देखकर यही लग रहा है कि दिलजीत के टिकट 30,000 में खरीद दे रहे हैं, कोलगेट की टिकट लोग लाखों रुपए में खरीद रहे हैं। वो बहुत छोटी आबादी है हमारे देश के अंदर, जो कि लार्जेस्ट मिडिल क्लास है वो सफर कर रहा है, और इनकी सेविंग कम होने की वजह से इनकी स्पेंडिंग भी बहुत कम हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो मैन्युफैक्चर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग 11 मंथ के लो पर पहुंच, जिसका सीधा असर हमारा जीडीपी ग्रोथ पे। छोटे शहरों और गांवों में भी तो इससे ज्यादा हालत खराब है। इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों की कमाई घटती जा रही है। गवर्नमेंट का खुद का डेटा बताता है कि रूरल इंडिया में वर्कर्स के मंथली वेजेस 8,842 रुपीस है।
2017-18 में ये 9,000 से ऊपर होते थे, तब भी ये कम थे, लेकिन अभी ये और ज्यादा कम होते जा रहे हैं। कुछ लोग सरकार को डिफेंड करने के लिए कह देंगे कि इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मॉनसून अच्छा न गया, थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन थोड़ा सिक्लिकल नेचर का होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर सिक्लिकल होता तो बार बार ये रिपीट होता। महंगाई पिछले 2 साल से सिर्फ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल के दाम और इंपोर्ट ड्यूटी भी सरकार के हाथ में ही होता है, और इन दोनों को ही कम करने के बजाय बढ़ाया जा रहा है। कुछ इकोनॉमिस्ट इसको घटते हुए देखकर कन्फ्यूजन पैटर्न काफी ज्यादा चिंता में ये कहते हैं कि एक तो स्लो डाउन क्वार्टर में कंटिन्यू रहा, तो इसको हमें और भी ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। एक तो जो कि श्री संजीव सन्याल, जो कि मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ पीएम है, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट करा है कि इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पर स्लो डाउन दिखने लगा है। अभी हमारे एक आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कितनी है। उसे फर्क जब पड़ता है जब वो रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए 10 रुपए अपनी जेब से ज्यादा निकाल के दे, और जब महंगाई की वजह से उसके खाने पीने पर असर पड़ने लगता है। हमारे देश में मिडिल क्लास एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि जो लोअर क्लास है वो मिडिल क्लास की तरफ अपग्रेड होते जा रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो अपर क्लास पर नहीं जा पा रहा। और ऐसा सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर और भी ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे मेजर बात इस है टैक्सेस। सरकार ने हमारे टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी से हमें इंट्रोड्यूस कर, लेकिन आज हालत यह है कि हमें यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस और एयर प्यूरिफायर जैसे एसेंशियल चीजों को खरीदने के लिए भी हमें 18% तक यहाँ पर जीएसटी हमें देना पड़ता है। जब पूरी हवा में सरकार यहाँ पर पॉल्यूशन एफिशिएंसी है वो कम नहीं कर पा रही, तो उनको कम से कम जो टैक्स है जीएसटी का उसको तो कम करना चाहिए, वो तो उनके ही हाथ में। इसके अलावा नॉर्दर्न भारत में सिर्फ 3 महीनों को छोड़कर पूरे साल गर्मी रहती है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर 50 के पार पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी एयर कंडीशनर एक लग्जरी आइटम बन के रह चुकी है, और इस पे सरकार 28% तक यहाँ पर जीएसटी ले रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 28% तक का यहाँ पर सरकार जीएसटी वसूल करती है। आज के टाइम में कार इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि अगर आप सीएनजी वाली अल्टो भी खरीदने चाहे तो आपको 6 से 6.5 लाख रुपए तक आपको पड़ती है, क्योंकि कंपनीज को इस पे 30% तक यहाँ पर उनको टैक्स देना पड़ता है। ये तो बात करी मैंने सिर्फ सबसे छोटी साइज वाली कार की। मिड साइज की कार यहाँ पर फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा बिकती है, उनमें कंपनीज को 43% तक का यहाँ पर टैक्स देना, और कंपनी वो अपनी जेब से नहीं लेती, वो आपसे ही वसूल करती है। इसलिए आज हर एक सेगमेंट की कार बेचने के लिए कंपनी स्ट्रगल कर रही है। आज के टाइम में यहाँ पर कंपनीज के पास कार का स्टॉक बढ़ता जा रहा है और इनको खरीदार नहीं मिल रहे। और अगर आप पिछले 1 साल से अभी तक आप टोल कलेक्शन देखो तो उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आई है, लेकिन अगर आप कुछ पैसा सेव करना चाहो तो सरकार उसमें भी आपसे हिस्सा मांगेगी। इस साल सरकार ने LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म, इस साल सरकार ने LCTG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में भी 10% बढ़ा के सारे 12% कर दिया, और शॉर्ट टर्म को 15 से बढ़ाकर 20%, कि आप अपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर रियल एस्टेट को बेचोगे, लॉन्ग टर्म को आपको 10 से बजाय आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, और शॉर्ट टर्म में 20%। और अगर आपने एफडी करी है और उस पर आपका इंटरेस्ट 40% से ज्यादा हो गया है तो उस पे भी सरकार आपसे टीडीएस काट लेगी, यानी कि आपकी जो पूरी इनकम है उसमें से आधे से ज्यादा इनकम आप अलग अलग टैक्सेस में आप दे दोगे। और अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो आप 6 महीने अपने घर वालों के लिए काम करते हैं और दूसरे 6 महीने सरकार का खजाना भरने में। इसलिए लोग आज फाइनेंशियल मिनिस्टर को लोग आज यहाँ पर फाइनेंशियल मिनिस्टर को टैक्स मिनिस्टर बोलने लगे। आरबीआई के पिछले कुछ सालों में लोन के रेगुलेशन को भी थोड़ा टाइट कर दिया गया है, इसीलिए बैंक उतना जल्दी यहाँ पर लोन इश्यू नहीं कर पा रही है। इसका इफेक्ट भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली मिडिल क्लास पर ही पड़ता है, क्योंकि जो कि हाई टेक जो यहाँ पर आइटम होता है जैसे कि घर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्यादातर लोग इसे लोन पर ही खरीदते हैं।
और लोन नहीं मिल रहे, इसकी वजह से यहाँ पर क्रेडिट ड्रॉप होती जा रही है। और आप इसी ग्राफ में देख सकते हैं कि पिछले दिसंबर में हमारी ग्रोथ यहाँ पर 20.9% तक बढ़ चुकी थी और इस साल अक्टूबर में सिर्फ 13% पर है। भारत में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो टूरिस्ट है वो गोवा जाने की बजाय बाकी सारी कंट्रीज जो है वहां पर जा रहे हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया और सब कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि गोवा में जितना खर्चा आता है गोवा घूमने में उतने में तो एक इंटरनेशनल ट्रिप हो जाती है। गोवा के कंपैरिजन में वहां के कैब और होटल्स ज्यादा सस्ते हैं और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर गोवा के जो बीचेस है उस कंपैरिजन में वहां काफी क्लीन बीच है और काफी हैप्पी नाइट है। और रियल एस्टेट के भाव देखो तो वो भी छप्पर फाड़ रहे हैं। एक सैलरीड आदमी घर खरीदने का सोच भी नहीं सकता। गुड़गांव में DLF का ढहेलिया नाम का जो प्रोजेक्ट हो रहा था, यानी कि जो वहां पे जो फ्लैट बन रहे हैं उसमें जो सबसे सस्ता फ्लैट है वो 75 करोड़ रुपए का है, जो कि सबसे सस्ता फ्लैट यानी कि $9 मिलियन का है। इससे अच्छा तो दुबई और न्यूयॉर्क में टॉप क्रशर्स में यहाँ पर घर मिल जाते हैं, जबकि गुड़गांव में क्वालिटी ऑफ टाइम काफी ज्यादा खराब। नॉर्मल प्रोजेक्ट की भी बात करें तो हमारे हर एक शहर में रियल एस्टेट काफी ओवर प्राइसेस है। गुड़गांव और नोएडा में एक बेसिक 2 BHK फ्लैट देखने जाओ तो डीलर 1 करोड़ से तो नीचे बात करने को ही राजी नहीं होता। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे अब लोकेलिटी में तो आपको 70-80 लाख से कम में तो आपको कहीं भी घर नहीं मिलेगा। इंदौर, जयपुर, लखनऊ जैसे टियर सिटी में रियल एस्टेट के प्राइसेस है वो भी मेट्रो सिटी से भी तक की वहां पर पहुंच चुके हैं। चलो मान लीजिए एक टाइम पे आपने खरीद भी लिया तो आपको क्या मिलता है? ना ही हमारे यहाँ पे हवा साफ है, ना ही रोड अच्छे है, आपको जगह जगह पर खड्डे देखने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े बिल्डर्स के में भी यहाँ पर गारंटी नहीं है कि उनके कंस्ट्रक्शन पे अच्छी क्वालिटी का है। मोस्टली अब हम मिडिल क्लास लोगों को घर बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है, जो कि काफी लंबी और बड़ी कमिटमेंट होती है। क्योंकि आज की जो जॉब है वो इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से लोग यहाँ पर लोन लेने से डर रहे हैं। पता नहीं भैया आज जॉब है या फिर कल जॉब चली जाए, इसलिए IMT, IIT जैसे कॉलेजेस भी 100% जॉब प्लेसमेंट अचीव नहीं कर पाए हैं। IIT कानपुर के 300 ने RTI डाली थी, जिससे पता लगा कि इस साल IIT के 38% स्टूडेंट कहीं पर भी प्लेस नहीं हो पाए हैं। सेम चीज IIM की पर भी है। IIM लखनऊ ने उन्होंने तो रीच आउट करना शुरू कर दिया कि उनके 72 जो स्टूडेंट है उनकी जॉब प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है। ये सारे इंडिकेटर्स शो करते हैं कि हमारी जो ग्रोथ में थे उसमें स्लो डाउन आ रहा है। ये स्लो डाउन हमारे GDP पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। पिछले क्वार्टर में हमारे GDP सिर्फ 5.4% से ग्रो की थी, जबकि RBI ने ब्रॉडकास्ट 7% का किया था। हमारे सरकार ने जो भी गोल यहाँ पर सेट किया है उसको अगर हमें पाना है तो लगातार हमें 8% से हमें यहाँ पर हर साल ग्रो करना पड़ेगा। ये पोटेंशियल भी है। हमारी वर्कफोर्स दुनिया में 1 और लार्जेस्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी है इसलिए हम उनका पोटेंशियल राज नहीं कर पाते हैं। तभी अरुण जेटली जी ने कहा था कि हमें कि GST की 12, 18 और 28% की जो रेट है वो हमें हटा। लेकिन इतना ही नहीं, अभी तो कुछ लोग ऐसे आ रहे यहाँ पे सुनने को ये आ रहा है कि सरकार अभी 35% तक यहाँ पर टैक्स बढ़ा सकती है कि GST रेट पूरी दुनिया में भारत के सबसे हाईएस्ट है। यूके और फ्रांस में से 20% तक टैक्स लगता है, ऑस्ट्रेलिया में 10, न्यूजीलैंड में 15, चाइना का ज्यादा से ज्यादा 17% तक। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक को यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली जो लॉलीपॉप है वो पकड़ा देती है और रियली उस पर बात न कर सके। और लोअर क्लास को फ्रीबीज की लालच देकर फंसाया जाता है। और ये फ्रीबीज वाले टॉपिक को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपकी एक जेब से दूसरी जेब में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और कैसे आपको पागल बनाया जा रहा है। सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को तो कम कर देती है, जैसे बड़े बड़े बिजनेस को जो फायदा हो जाता है, लेकिन उससे जो सरकार को नुकसान होता है वो कॉमन जो टैक्स देता है उसको करना पड़ता है। जब तक ये पर आम जनता लॉलीपॉप दी हुई है उसको चूसा करेगी तब तक उनको ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। ये थी हमारी पूरी वीडियो इंडिया में लगने वाले टैक्स के ऊपर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो 2024 के एंड में देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को अच्छा खासा प्यार देने के लिए। अगर आप ये वीडियो 2025 के स्टार्टिंग में देख रहे हो तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।